फ्रेंड, आज के वीडियो में जो हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन करेंगे, जो फुल्ली पॉलिटिकल साइंस के नोट्स के ऊपर आधारित होगा, जिसमें हम पूरे नोट्स को एक डिटेल मैनर में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप इसको एक अपने नोट्स की तरह ही लेना ताकि आपको एग्जाम के दौरान ये आपका मदद कर सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि क्या क्या विशेषता स्विस संविधान में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में आज पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। अगर हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को मूल भाव से देखें तो उनका खुद का संविधान 18 अप्रैल 1999 को बनकर रेडी हो गया था, मगर उसको लागू में आने के लिए थोड़ा समय लगा था, जो कि 5 जनवरी 2000 से वहाँ पर लागू में आया था। अगर हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स व धारा के बारे में बात करें तो हमें कुल 196 आर्टिकल्स स्विस संविधान में देखने को मिलता है। फ्रेंड, हम इस वीडियो में देखेंगे 21 साइलेंट फीचर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 1999 कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था। उस अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या सब मूल मंत्र हमें देखने को मिला था, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उनमें से कुछ चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि प्रीएम्बल के बारे में, रिटन, एनेक्टेड एंड अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट, सोशल गोल्स, पर्पज ऑफ द स्टेट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अदर। बहुत सारी चीज़ ऐसा हम यहाँ पूरे वीडियो में उसके ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का व्यवस्था हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है और किस प्रकार का सरकार का रूल एंड रेगुलेशन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके ऊपर भी हम वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हम स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे। अगर हम प्रीएम्बल के बारे में बात करें तो उसको मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहता है तो अगर प्रीएम्बल को देख लेता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इजीली जान लेता है। अगर हम स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को देखें तो वहाँ का जो बिगिनिंग वर्ड है, इन द नेम ऑफ गॉड ऑलमाइटी विद द स्विस पीपल एंड द कैंटन, इट एक्सप्रेस द फर्म रिसॉल्व टू रिन्यू द अलायंस टू स्ट्रेंथन लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस एंड पीस इन सॉलिडेरिटी एंड ओपननेस टुवर्ड्स द वर्ल्ड. It expressed the determination of the Swiss people and cantons to live our diversity in unity, respecting one another. अगर हम स्विट्जरलैंड के संविधान को देखें तो यहाँ पर मूल भाव पर लिबर्टी, डेमोक्रेसी, पीस, सॉलिडेरिटी, ओपननेस के बारे में ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कैंटन के बीच में ताल्लुकात के बारे में बोला गया है, जहाँ पर वो डाइवर्सिटी होते हुए भी बावजूद वहाँ पर यूनिटी हमें देखने को मिलता है। अगर हम पूरे विश्व के साथ, विश्व के संविधान के साथ अगर हम कंपेयर करें तो डेमोक्रेसी का पूरा सटीक उदाहरण, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमें खाली स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलता है, जिसके कारण स्विट्जरलैंड को एक विशेष दर्जा विश्व में मिला है। उसके बाद और भी हमें जानने को मिलता है कि जहाँ पर स्विस पीपल और उनके जितने भी कैंटन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि उनके संविधान को बहुत ही तत्पर व बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी और अपने फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए ही अपना प्रीएम्बल व अपने संविधान को वो पूरा उस भाव से ही बनाया था। स्विट्जरलैंड के पीपल जनरली 2 प्रिंसिपल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एक है ओनली दोज रिमेन फ्री हु यूज़ देयर फ्रीडम, और सेकंड वाला था द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल इज मेजर्ड बाय द वेलफेयर ऑफ द वीकेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। तो स्ट्रेंथ और फ्रीडम को ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दिया गया है, जिसके बावजूद आज स्विट्जरलैंड इतना बड़ा राष्ट्र के रूप में उभर पाया है। स्विट्जरलैंड के प्रीएम्बल में और एक चीज़ हमें देखने को मिला, जहाँ पर पावर पीपल के हाथ में है, जहाँ पर पीपल ही सुप्रीम पावरफुल हैं, जहाँ पीपल के मुताबिक उसका देश रेगुलेट होता है। स्विट्जरलैंड में हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिला, जहाँ पर विभिन्नता के भीतर भी एकता हमें देखने को मिलता है, जो कि फेडरेशन और कैंटन के बीच में वो कभी भी अपने आपस में कोई भी डिस्प्यूट नहीं लाते हैं। स्विट्जरलैंड में लोगों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, उनके मूल भाव को देखते हुए स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा लॉ आइन बनाया जाता है, जहाँ पर पीपल आराम से उस आइन और लॉ का यूटिलाइज कर सकें और अपने फ्रीडम, अपने जस्टिस के बारे में सरकार के पास अपना विनती जाहिर कर पाएँ। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखा कि जितने भी लोअर सेक्शन है स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, उसी सेक्शन के लिए ही सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी और लॉ सब बनाता है, ताकि वो आगे आ सके और हमारे डेमोक्रेसी में वो फ्री एंड फेयर मैनर में पार्टिसिपेट कर पाए। अगर हम सेकंड फीचर देखें स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर लिखा गया है रिटन, एनेक्टेड एंड अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित भाव में देखने को मिलता है, जो कि एक डाइट के द्वारा स्वीकृति प्राप्त था, जिस डाइट ने उनको स्वीकृति दिया था कि स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बनाना है, जो कि 1848 में पहली बार वहाँ पर बनाया गया था, जो कि पुनर्बार 1874 में उसको पुनर्बार रिवाइज किया गया था और एट लास्ट 1999 को वो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था, जो कि 5 जनवरी 2000 में लागू में आया था।
अगर फ्रेंड हम 1999 कॉन्स्टिट्यूशन को देखें जो तो टोटल रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, उसको अप्रूवल पाने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया देकर जाना पड़ा था, जो कि स्विस पार्लियामेंट ने उसको अडॉप्ट कब किया था 18 दिसंबर 1998 को, जो कि अप्रूव किए थे लोगों और कैंटन के द्वारा कब 18 अप्रैल 99 को, और जिसको स्विस पार्लियामेंट ने स्वीकृति दिया था कब 28 सितंबर 1999 को, और वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उभर कर लागू में कब से आया था 1 जनवरी 2000 से वो कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भाव पर वो लोगों के पास पहुंच पाया था। फ्रेंड, हमें स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 196 आर्टिकल देखने को मिलता है, जो कि 6 टाइटल में डिवाइड होकर हमें देखने को मिलता है। अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, जो कि हम पार्ट बोलते हैं, वहाँ पर टाइटल बोला जाता है। अगर हम उसके पहला टाइटल व पहला चैप्टर में देखें तो वहाँ पर लिखा गया है कि जनरल प्रोविजन के बारे में, टाइटल 1 में हमें जनरल प्रोविजन के बारे में देखने को मिलेगा, टाइटल 2 में बेसिक सिविल एंड सोशल राइट के बारे में, टाइटल 3 में फेडरेशन, कैंटन एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, टाइटल 4 में हमें पीपुल एंड कैंटन के बारे में देखने को मिलेगा, टाइटल 5 में फेडरल अथॉरिटीज़, और टाइटल 6 में रिवीजन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्पोररी प्रोविजन के बारे में देखेंगे। ये था स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का 6 टाइटल, जो कि 6 टाइटल में बहुत सारे आर्टिकल उसके भीतर इंक्लूडेड है। अगर फ्रेंड हम जितने भी सारे अभी टाइटल के बारे में डिस्कशन करें, हर एक टाइटल में कितना कितना आर्टिकल्स है उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। जैसे कि टाइटल 1 में 6 आर्टिकल देखने को मिलता है, जो 1 से लेकर 6 तक है। अगर हम टाइटल 2 के बारे में बात करें तो टाइटल 2 में हमें टोटल 35 आर्टिकल्स देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल नंबर 7 से लेकर 41। वैसे अगर हम टाइटल नंबर 3 के बारे में बात करें तो टाइटल नंबर 3 में हमें कुल 94 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 42 से लेकर आर्टिकल नंबर 135। वैसे अगर हम टाइटल नंबर 4 के बारे में बात करें तो टाइटल नंबर 4 में हमें कुल 48 आर्टिकल्स देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल नंबर 143 से लेकर 191। वैसे अगर हम बात करें टाइटल नंबर 6 के बारे में तो टाइटल नंबर 6 में हमें 5 ही आर्टिकल देखने को मिलता है, जो कि 192 से लेकर 196। तो हमें कुल आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कुल हमें 196 आर्टिकल देखने को मिलता है। फ्रेंड, अगर हम स्विट्जरलैंड के नया संविधान को देखें, जो कि 1999 कॉन्स्टिट्यूशन को हम नया संविधान बोलते हैं, उस संविधान में हमें कुल 196 आर्टिकल्स देखने को मिला था। अगर हम कंपेयर करें 1874 कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर हमें कुल 123 आर्टिकल्स देखने को मिला था। It now contains a detailed bill of basic rights of the people and more detailed description of federal power and federal cantonal relation। अगर हम 1874 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें और 1999 कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो 1999 कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को डिटेल मैनर में वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए 1999 कॉन्स्टिट्यूशन को हमें एक अच्छा व एक मूल भाव में, जहाँ पर प्रजा भाव का संविधान हम बोल सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ को हम डिटेल मैनर में देखने को मिलता है। वैसे अगर आगे देखें तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो उन्होंने अपने आर्टिकल्स में बहुत सारे चीज़ को डिटेल मैनर में वहाँ पर डिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ही डिटेल मैनर में डिस्क्राइब होकर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वो सब चीज़ को एक डिटेल मैनर में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर को ब्रीफ मैनर में स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर हमें संविधान को मूल भाव में यहां पर स्वीकृति दिया है। मूल भाव में संविधान के हिसाब से ही हमारे देश रेगुलेट होता है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक खासियत ये है कि जितने भी सारे कैंटन होता है, कैंटन के पास भी खुद का एक संविधान होता है, जो कि हमारा रिपब्लिकनिज्म को बढ़ावा देता है। वह संविधान को बहुत ही बड़ा मूल मंत्र के रूप में वहाँ पर उभारा गया है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा रख पाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको अल्टीमेटली पावर उनको देगा। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर मूल भाव से जितने भी लोगों के हित के जो भी राइट्स होता है, उस राइट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। अगर हम बात करें बिल्स ऑफ राइट में, जहाँ पर छोटे से छोटे टॉपिक को भी वहाँ पर गुरुत्व भाव से लिया गया है, जैसे कि फिशिंग, हंटिंग, गैबलिंग, लॉटरीज, क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टन प्रोफेशन, सिकनेस एंड सेवरल अदर सच टॉपिक इन अदर कंट्री, दिस मैटर आर नेवर मेंशन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो एक डिटेल फॉर्म में इसलिए भी बोला जाता है, क्योंकि वो छोटे से छोटे टॉपिक जो कि एक समाज में अत्यधिक जरूरी है, उस सब चीज़ को भी उन्होंने अपने संविधान में जगह दिया है। आरसी बुक ने स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी कहा है, क्योंकि अगर हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हर एक चीज़ डिटेल मैनर में वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। एक छोटा से छोटा चीज़ भी और बड़ा से बड़ा चीज़ को भी हम वहाँ पर ब्रीफ मैनर में देखने को मिलता है। It represents a compromise between the advocate of cantonal rights and those in favor of a strong federal government, and therefore tries to anticipate and prevent cause of internal friction and possibility of civil traffic। तो जनरली यहाँ पर देखें तो स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को एक विशेष भाव पर ये सब चीज़ को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देकर वहाँ पर स्विट्जरलैंड को एक विशेषतम संविधान के रूप में वहाँ पर उभारा गया है।
स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को ड्यूली रेटिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिवीजन के चलते बहुत सारे चीज़ को यहाँ पर अच्छे से डिटेल में तदारक किया गया था, जो कि 1848 से लेकर 1999 तक, जो कि 1848 में भी कुछ बदलाव लाया गया था, कुछ रिफॉर्मेशन, वैसे 1874 और वैसे ही 1999 कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ रिफॉर्म लाकर ही संविधान को लागू किया गया था। इसलिए हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को एक डिटेल एंड परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd नंबर फीचर है ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स सख्त संविधान। अगर स्विट्जरलैंड संविधान को देखें तो उसको बदलना बहुत ही डिफिकल्ट है, जहां पर उसको बहुत सारे अप्रूवल का ज़रूरत है। द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज ए स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कठिन है। ए प्रपोजल ऑफ टोटल और पार्शियल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी आइदर फॉर्म बाय स्विस फेडरल पार्लियामेंट और थ्रू इनिशिएटिव स्पॉन्सर बाय 1 लाख वोटर। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर स्विट्जरलैंड संविधान में व स्विट्जरलैंड के कुछ आइन कानून में कुछ भी अगर बदलाव लाना है तो यहाँ पर एक मिनिमम नंबर ऑफ वोटर्स का सिग्नेचर चाहिए, जो कि 1 लाख वोटर, और साथ ही साथ स्विस पार्लियामेंट अगर उसको प्रस्ताव देते हैं तभी जाकर स्विट्जरलैंड के संविधान व स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव आ सकता है। अगर हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव लाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर पार्लियामेंट भी चाहे कि स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाना चाहे तो वो उसको कैंटन और पीपुल्स के पास रेफरेंडम के लिए भेजता है। अगर पीपुल उसको अप्रूव करते हैं तभी जाकर स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया जा सकता है। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज बाय ऑल स्टैंडर्ड ए रिजिड वन। द टोटल रिविजन of the constitution in 1999 incorporated all the previous amendment in it and thereafter no new amendment has been made till date। तो 1999 कॉन्स्टिट्यूशन में ही जहां हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव देखने को मिला था, उसके अलावा और अभी तक 2020 हो गया है मगर अभी तक हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है बिल ऑफ राइट, जिसको यूएसए में भी बिल ऑफ राइट बोला जाता है, इंडिया में उसको फंडामेंटल राइट और यूके में उसको मागना कार्टा, जो मौलिक अधिकार लोगों को मिला है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सब उनको दिया गया है। अगर हम बिल ऑफ राइट के बारे में बात करें जो टाइटल 2 में स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्टेड है, जो कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो आर्टिकल नंबर 7 से लेकर 40 तक स्प्रेड है, जो कि स्विट्जरलैंड लोगों को बहुत सारे राइट्स के बारे में बताता है, उनको उस सब राइट्स के बारे में कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में सिखाता है। अगर हम उनमें से कुछ स्पेसिफिक राइट के बारे में बात करें जैसे कि सिविल, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। अगर स्विट्जरलैंड के संविधान को देखें तो स्विट्जरलैंड के संविधान ने 34 राइट्स को स्वीकृति स्विट्जरलैंड के लोगों के लिए दिया है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो हम इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलता है। अगर हम उनमें से कुछ राइट्स के बारे में बात करें जैसे कि द राइट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, रिलीजन एंड कस्टम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मीडिया, एसोसिएशन, डोमिसाइल, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक फ्रीडम, जुडिशियल प्रोटेक्शन, सिटीजन एंड पॉलिटिकल राइट, ये सब राइट्स उनके स्विस के संविधान में हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 7 से लेकर आर्टिकल नंबर 40 तक स्प्रेड है। अगर हम स्विट्जरलैंड के बिल ऑफ राइट जो कि हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट बोला जाता है उसको अगर देखें तो बहुत ही डिटेल मैनर में स्विट्जरलैंड के संविधान में इनकॉर्पोरेटेड है, जहां पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट दिया गया ताकि वो अपने लाइफ को बेटर वे में वहां पर जी सके और वो सब राइट्स को एंजॉय करके अपने लाइफ को प्रॉस्परस बना पाएँ। वैसे अगर हम 5th नंबर फीचर देखें स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर सोशल गोल के बारे में बोला गया है, जहाँ पर सामाजिक उद्देश्य क्या होना चाहिए उसके बारे में ब्रीफली वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, जो कि टाइटल नंबर 2 चैप्टर 3 में हमें डिटेल मैनर में देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल नंबर 41 में है। जनरली हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में बोला जाता है उसको DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 41 दैट द फेडरेशन एंड कैंटन विल एंश्योर दैट एवरी सिटीजन शुड हैव द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, फेयर एंड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क, हाउसिंग, एजुकेशन इंक्लूडिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अगर हम आर्टिकल नंबर 41 को देखें, यहाँ पर फेडरेशन और कैंटन को निर्देश दिया गया है कि वो जितने भी सारे स्विस नागरिक हैं उनके सोशल बेनिफिट्स के बारे में वो अच्छे से तदारक करें, उनके हित को देखते हुए ही वहाँ पर पॉलिसी सब लाया जाए ताकि वहाँ पर लोग अच्छे से रह पाएँ। ये सब चीज़ हमें स्विट्जरलैंड के संविधान में देखने को मिला है, जो कि एक सोशल गोल के रूप में वहाँ पर उभरा है और इंडिया में उसको बोला जाता है DPSP। यहाँ पर अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड में जनरली समाज को कैसे निर्माण किया जाए उसके बारे में ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है, जैसे कि चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल आर टू एनकरेज इन दर डेवलपमेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड सोशली रेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड दे आर टू बी सपोर्टेड इन दर सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर समाज का कैसे अच्छे से विकास हो पाए, कैसे अधिक से अधिक हम पॉलिसी लाएँ ताकि लोग अपने राइट्स, अपने अधिकार के बारे में जान पाए, उसको कैसे सदुपयोग कर पाए और अपने समाज के कल्याण के हित में उसको लगा पाएँ, उसके बारे में ज़्यादातर हम सोशल गोल में देखने को मिला। साथ ही साथ अगर हम बात करें फर्दर द फोर्थ बोथ द फेडरेशन
and the cantons are tried to secure the every person social security, social insurance covering old age, disability, illness, accident and unemployment, maternity, orphan, hoard and widow। तो जनरल जितने भी और सोशल हमें डिस्क्रिमिनेशन व सोशल इनइक्वालिटी जो कि सक्षम नहीं वैसे श्रेणी के लोगों के बारे में स्विट्जरलैंड में ज़्यादा सोचा गया है। तो ओवरऑल हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में जितने भी सारे सोशल गोल होते हैं जो पीपुल वेलफेयर व सोशल वेलफेयर को लेते हुए ही वहाँ पर सब अपने संविधान में अडॉप्टेड किया गया है। The Constitution also laid down that the Federation and the Canton will always try to secure this goal within the limit of their constitutional power as well as within the means available to them. However, the social goal do not constitute the rights of the people। तो यहाँ पर फेडरेशन और यहाँ पर कैंटन को दायित्व दिया गया है कि जैसे कि एक समाज, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे एक स्विट्जरलैंड में हो सके, इसके बारे में फेडरेशन और कैंटन दोनों मिलकर काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुखी भाव से स्विट्जरलैंड में रह पाएँ। The people do not enjoy the right to get this enforced by the state. In other words, in their nature, the social goal enumerated in the Swiss Constitution are similar to the DPSP content of Part 4 of the Constitution of India. Article 41 of the Swiss Constitution which provide for this social describe this as general principle। तो जनरली यहाँ पर बोला गया है एक प्रकार का ये निर्देश है जो कि स्विट्जरलैंड के फेडरेशन और कैंटन को सरकार व संविधान के द्वारा यहाँ पर दिया गया है कि स्विस के संविधान उन सब लोगों के हित के बारे में सोचते हुए ही यहाँ पर सोशल गोल में ये सब चीज़ के बारे में वहाँ पर डिटेल में बोला गया है कि इसके विरोध लोग उसके खिलाफ कोई भी राइट्स का उपयोग नहीं कर सकते। ये क्या है, एक निर्देशनामा है जो कि हमारे भारत के संविधान में जो कि हम डीपीएसपी जो हमारे पार्ट 4 में मेंशन है, वैसे ही अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड में उसको आर्टिकल नंबर 41 में मेंशन है जो कि एक निर्देशनामा संविधान के ओर से कैंटन और फेडरेशन को दिया गया है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है पर्पज ऑफ द स्टेट। एक स्टेट का क्या क्या सब उद्देश्य होता है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 2 में वहाँ पर डिटेल मैनर में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि टू प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपुल, लोगों के फ्रीडम और उनके राइट्स को सुरक्षा देना, टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, साथ ही साथ देश का इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी मीन्स देश को बाहरी शत्रु से प्रोटेक्शन देना, उसके बारे में भी सोचना, टू प्रमोट कॉमन वेलफेयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनर कोहेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, देन टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन एज फार एज पॉसिबल इक्वल अपॉर्चुनिटी, to work for safeguarding the long-term preservation of natural resource, to promote a just and peaceful international order। तो जनरली ये सब ड्यूटी होता है एक स्टेट का अपने टेरिटरी को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने लोगों के हित के लिए ये सब चीज़ चिंतित करना एक स्टेट का दायित्व होता है जो कि उनके आर्टिकल नंबर 2 में मेंशन किया गया है कि एक स्टेट का क्या क्या नेसेसरी ड्यूटी होना चाहिए। वैसे और एक फीचर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर प्रजाभाव व गण जनता भाव को लेते हुए ही यहाँ पर संविधान बनाया गया है। Ever since 1291, Switzerland has been a republic. It is now headed by a 7-member plural executive, whose members are elected by the 2 houses of the Swiss federal parliament. All political institutions in Switzerland are elected institutions। तो जनरली हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं सब में हमें डेमोक्रेटिक मीन्स एंड मेथड देखने को मिलता है, जहाँ पर हर एक चीज़ को स्विट्जरलैंड पार्लियामेंट के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है ताकि उनमें कुछ भी डिस्प्यूट ना हो जाए। तो जनरली यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का ही बोलबाला ज़्यादा हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। The people elect their representative and they directly participate in the law making through the device of referendum and initiative। तो यहाँ पर जितने भी सारे रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चुना जाते हैं और लोग खुद भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे डिवाइस होता है जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट के माध्यम से लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड द रिपब्लिकनिज्म इन द कैंटन। तो कैंटन में भी हमें खुद का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है जो कि रिपब्लिकनिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देता है कि संविधान का बोलबाला ज़्यादा हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। Each Swiss canton has the right to have a constitutional provided to ensure the exercise of the political right according to the Republican form। तो सब देश का बस सब कैंटन का एक अलग अलग प्रायोरिटी होता है अपने संविधान को लेकर, वो अपने वे में उस सब को रेगुलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 51 डिक्लेयर एवरी कैंटन शैल अडॉप्ट ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 51 में यहाँ पर स्विस के संविधान में बोला गया है कि हर एक कैंटन अपना खुद का एक संविधान अडॉप्ट कर सकता है बोलकर। स्विट्जरलैंड का और एक फीचर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें स्विट्जरलैंड में बहुत पूर्व काल से देखते आ रहे हैं, वो डेमोक्रेसी खाली स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, जहां पर पीपुल को फुल अथॉरिटी दिया गया है जो कि उनका मॉडर्न डिवाइस के थ्रू, जो कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल। Under the system of referendum, the people have the right to approve or disapprove the law or constitutional amendment passed by the legislature.
measure put to referendum become operational only when this secure majority of votes। तो यहाँ पर बोला गया है कि रेफरेंडम एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू पीपुल एक भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो व एक संवैधानिक लॉ हो उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करने का क्षमता रख पाते हैं। तो उस अप्रूव और डिसअप्रूव के लिए उनको एक मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए, जिस वोट को अगर वो अचीव कर पाते हैं तो वो इजीली उसको रेफरेंडम के लिए भेज सकते हैं। In case of constitutional amendment, holding of referendum is compulsory, but in case of ordinary legislation, it is optional. It is held only when 50,000 Swiss voter make a demand for referendum। तो यहाँ पर दो प्रकार का रेफरेंडम के बारे में हमें समझाया गया है, एक तरफ है कंपल्सरी रेफरेंडम और एक तरफ है ऑप्शनल रेफरेंडम। तो ऑप्शनल रेफरेंडम के लिए आपको 50,000 स्विस वोटर का मत लेना पड़ता है अगर आप किसी आइन में बदलाव लाना चाहते हैं तो। The decision of the referendum is final. Referendum is a negative device by which people can rectify the error of the federal parliament. Initiative is a positive device by which the people can ensure desired constitutional change। तो यहाँ पर एक तरफ है नेगेटिव डिवाइस जो कि रेफरेंडम है, जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट के बाद फेडरल पार्लियामेंट के द्वारा जो भी भूल किया जाता है उसको वो रेक्टिफाई बा एरर को वो करेक्ट कर सकते हैं, और इनिशिएटिव के थ्रू जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को वो सुधार सकते हैं। In one full canton and 5 half canton of Switzerland, there is at the work of the institution of Landgemeinde. It is the cantonal council of all the voter which makes law, approve policy and elect the executive for running the administration। तो यहाँ पर जो लैंडस्केमाइट जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, जिसके थ्रू कैंटोनल में जितने भी लोग रहते हैं वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं और वो अपना डिसीजन वही जगह पर वही पर्टिकुलर प्लेस में ही सुना देते हैं। The people of Switzerland use referendum, initiative and landscape as a device of direct democracy. Within a system of representative democracy, they have directly elected assembly of the representative, the federal parliament, but they also directly participate in legislation through the device of referendum and initiative। तो यहाँ पर बोला गया है कि पीपल के पास बहुत सारे मॉडर्न डिवाइस है जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट, जिसके माध्यम से वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनका एक फेडरल पार्लियामेंट है जो उनके लिए लॉ बना था। तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं कि स्विस पीपल के पास पावर होता है कि वो स्विस के संविधान की प्रक्रिया में और उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इन शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कैंटोनल गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, जहाँ पर टोटल हम बात करें तो हमें टोटल 26 कैंटन देखने को मिलता है, जिसमें से 20 फुल कैंटन और 6 हाफ कैंटन के भीतर जनरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बोला गया है। अगर हम फेडरेशन देखें तो 23 कैंटन में ज़्यादातर ये लागू में आता है, जो कि हमारे 2000 इसमें लागू हुआ संविधान में उसको क्लियरली मेंशन किया गया है। द स्विस कॉन्फेडरेशन केम इनटू बीइंग to consolidate the alliance of the confederate member and to maintain and increase the unity, strength and honor of the Swiss nation। अगर हम देखें स्विस कॉन्फेडरेशन तो जनरली यहाँ पर कैंटन और फेडरेशन के बीच में एक अच्छा ताल्लुकात के बारे में बोला गया है, जहाँ पर उनको यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करते हुए देखने को मिलता है। It further specified that the objective of the constitution was to achieve the solidarity of the nation. The 1874 total revision of the constitution was to achieve the solidarity of the nation. This total revision of the constitution was governed by the objective of making Switzerland a centralized federation by eliminating the weakness of the 1848 constitution। अगर हम 1848 constitution को देखें तो वहाँ पर मोर सेंट्रलाइजेशन के बारे में बोला गया है, जहाँ पर फेडरेशन और कैंटन के बीच में एक अच्छा ताल्लुकात बना रहे ताकि उनके भीतर में वो सुशासन व सुसंपर्क बना रहे ताकि हमें गवर्निंग प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फेडरेशन देखने को मिलता है। अगर हम स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रमुख फेडरल फीचर्स के बारे में देखें तो उनमें से आता है नॉन सॉवरिन स्टेटस ऑफ द कैंटन, सुप्रीमेसी ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन सॉवरिन स्टेटस ऑफ कैंटन मीन्स वहाँ पर कैंटन के पास खुद का सॉवरिन स्टेटस नहीं है, देन सब कॉन्स्टिट्यूशन से बॉन्डेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। Existence of written and rigid constitution affecting a division of power between the Swiss Federation and the canton। तो यहाँ पर हमें रिटेन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, जो कि कैंटन और फेडरेशन दोनों में खुद का एक संविधान देखने को हमें मिलता आ रहा है।
The division of power in the Swiss constitution follow the pattern of US Federation. The power of the federation and the joint power of the federation and the canton have been laid down in the constitution and the residuary power have been left with the canton. तो जनरली यहाँ पर हम बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर जो कि सेंटर और स्टेट के भीतर जो हमारे इंडिया में होता है वैसे वहाँ पर उनका फेडरेशन और कैंटनल के बीच में होता है, जो कि सिस्टम उन्होंने यूएसए से ही बोरो किया है। यूएसए में जिस पैटर्न ऑफ डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है वही पैटर्न हमें स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिलता है, जहां पर रेसिडुअरी पावर बा रिमेनिंग पावर जो कि कैंटन के पास रहता है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में यूनियन लिस्ट, देन होता है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, वहां पर भी उनका बहुत सारा लिस्ट होता है। उनमें से प्रमुख जो लिस्ट होता है फेडरेशन के पास बा फेडरल पार्लियामेंट के पास, और अगर दूसरा लिस्ट जो कि है कैंटनल लिस्ट वो होता है सब कैंटन के पास, और जो रिमेनिंग रेसिडुअरी पावर वो भी कैंटन के पास ही होता है। The federation has been given power in respect of subject of national importance and the canton have retained power in respect of local and regional subject। तो यहाँ पर उनके डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बोला गया है, जो देश को हित में रखते हुए जो सब अथॉरिटी वो सब कॉन्फेडरेशन ने फेडरल पार्लियामेंट को दिया है व फेडरल काउंसिलर को दिया है, और जो स्टेट के हित के लिए व कैंटनल के लिए हित के लिए वो सब कैंटनल को रीजनल और लोकल सब सब्जेक्ट दिया गया है। तो कैंटन हैव देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि कैंटन का खुद का एक संविधान होता है जिस संविधान के मुताबिक उनका सब कैंटन को रेगुलेट किया जाता है। तो स्विस फेडरल कोर्ट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर द लेजिस्लेशन पास बाय द कैंटनल लेजिस्लेचर। देयर इज डुअल सिटीजनशिप, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट। तो हर एक चीज़ हमें दो प्रकार के देखते हैं, हम दो प्रकार का नागरिक, दो प्रकार का सरकार, दो प्रकार का कोर्ट हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। अगर हम जितने भी फीचर अभी डिस्कशन किए हैं, जिस फीचर के कारण स्विस को एक फेडरेशन बोला जाता है, जहां पर हमें संघीय राष्ट्र के रूप में स्विट्जरलैंड उभरता हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में जूर्चर ने बोला है कि फेडरेशन इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन अपॉन विद द गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड इज़ नाउ बेस्ट। तो यह उनका फेडरेशन को दर्शाता है कि स्विट्जरलैंड एक कॉन्फेडरेशन है जहाँ पर कैंटन और फेडरेशन के बीच में अच्छा ताल्लुकात है और उनका पावर शेयरिंग भी इक्वल है। The new constitution has now eliminated the old practice of describing Switzerland as a confederation. Switzerland is now a federation, both in the name and reality. It is a federation with 23 canton, 20 full canton and 6 half canton, and it is non-sovereign unit। अगर हम बात करें जो कि पहले हम जमाने में फेडरेशन कॉन्फेडरेशन बोल रहे थे, वो कॉन्फेडरेशन अभी चेंज होकर फेडरेशन हो चुका है। अगर हम स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो हमें 23 कैंटन ओवरऑल देखने को मिलता है, जहाँ पर 20 फुल कैंटन और 6 हाफ कैंटन। तो अगर हम 20 से बात करें तो 20 से दो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और 6 से एक। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल बात करें तो 23 कैंटन से हमें टोटल कितने मेंबर बस सीनेट के लिए आते हैं, तो कुल 46 मेंबर चुनकर आते हैं। स्विट्जरलैंड में हमें दो प्रकार का सरकार देखने को मिलता है, जो कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म का दोनों का मिक्सचर होता है। द स्विस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ए यूनिक सिस्टम व्हिच encompass the future of parliamentary as well as presidential system. There is a close relationship between the Swiss federal parliament and the Swiss executive. The member of the executive of federal government participate in the deliberation of the legislature. The member of federal government are responsible before the federal parliament for this work and activity. These two are parliamentary feature. The Swiss executive, the federal government enjoy a fixed tenure and it cannot be voted out of power by the federal parliament। तो जनरली हम बात करें तो फेडरल पार्लियामेंट जो कि प्रेसिडेंटल फॉर्म को चूज करने में मदद करता है, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट व हेड होते हैं सबको फेडरल पार्लियामेंट के द्वारा चुना जाता है, इसलिए यहाँ पर मिक्सचर बोला गया है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल फॉर्म। तो जनरली जो भी पावर उनको मिलता है वो फेडरल असेंबली के थ्रू व फेडरल पार्लियामेंट के थ्रू ही उनको दिया जाता है, क्योंकि जो भी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति व कोई भी मिनिस्ट्री का हेड होते हैं वो सब फेडरल पार्लियामेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फेडरल पार्लियामेंट से ही उनका जितने भी पावर डिराइव होता है उनको वही चुनते हैं, वो इनडायरेक्ट प्रोसीजर में उनका इलेक्शन होता है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स प्लूरल एग्जीक्यूटिव। अगर हम प्लूरल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें तो हमें बहुत सारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलता है जो कि एक प्रमुख पोजीशन उस प्लूरल एग्जीक्यूटिव में एक्वायर करते हैं। इट कैनॉट डिजॉल्व द फेडरल पार्लियामेंट, दिस आर इनडेड प्रेसिडेंटल फीचर। तो ये सब प्रेसिडेंटल फीचर को दर्शाता है। एज द स्विस सिस्टम ऑफ इट्स पार्लियामेंट्री एज वेल एज प्रेसिडेंटल इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है प्लूरल कॉलेजियल एग्जीक्यूटिव।
जहाँ पर हमें एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है, जहाँ पर कॉलेजियल व प्लूरल एग्जीक्यूटिव पावर में होता है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव पावर में वो रहते हैं, जो कि 7 मेंबर होते हैं, 7 ही मेंबर होते हैं जो कि डिफरेंट पोजीशन फेडरल गवर्नमेंट में एक्वायर करते हैं। कोई मिनिस्टर होगा तो कोई प्रेसिडेंट, कोई वाइस प्रेसिडेंट, इस रूप में वो होते हैं, जो कि उनके धारा नंबर 177 पर मेंशन किया गया है। द फेडरल गवर्नमेंट शैल टेक इट डिसीजन एज ए कलेक्टिव बॉडी एवरी ईयर, 1 आउट ऑफ 7 मेंबर इज इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट एंड अनदर द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ उनके भीतर एक रोटेट होता है। अगर मान लीजिए 7 पर्सन वहाँ पर इलेक्टेड होते हैं डिफरेंट पोजीशन के लिए, तो उनमें से जो पहले 2 मेंबर होंगे उनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उनका टर्म पीरियड होता है 1 साल। 1 साल बाद जो उनके पीछे पीछे जो मेंबर होंगे फिर उन्हें वो पोजीशन दिया जाता है। तो इस प्रकार का सिस्टम हमें स्विट्जरलैंड को देखने को मिलता है, जो कि हम बोल सकते हैं एक रोटेट प्रेसिडेंट, हर जो 7 मेंबर से एक ना एक व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। Next year, the vice president became the president and a new member is elected as the vice president. The process continued and each member get a chance to be the president and vice president. The president perform all the function of the head of the state for 1 year. तो यहाँ पर जनरली मैं जो कि पहले भी बोल चुका था कि उनमें भीतर एक रोटेशन होता है, एक पोजीशन टॉप टू बॉटम होता है, 7 मेंबर के बीच में एक पोजीशन प्रेसिडेंट होता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई सब मिनिस्ट्रिकल हेडर होते हैं, जो कि उनका एक साल उनका एक टर्म पीरियड प्रेसिडेंट के रूप में वो सब एक साल के लिए चुने जाते हैं। तो वो उनका रैंक के हिसाब से वो डिसाइड होता है। अगर कोई पहला पोजीशन वो प्रेसिडेंट, सेकंड पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट का पोस्ट एक्वायर करता है। तो उनका टर्म पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की होता है। एक व्यक्ति 1 साल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। अगर जो भी व्यक्ति उनका सीरियल वाइज में चलता रहता है, जो कि हम रोटेट फॉर्म में हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। The member of the federal government do not resign whenever the federal parliament reject any major policy sponsored by it. There is such things a collective responsibility before the federal parliament. Thus, the federal government of Switzerland is a unique plural executive. तो जनरल ये एक खासियत हमें स्विट्जरलैंड संविधान व स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट व स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। स्विस फेडरल पार्लियामेंट इज बाइकैमरल बॉडी। इट 2 हाउस आर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सीनेट। द फॉर्मर इज द लोअर एंड द पॉपुलर नेशनल हाउस which represent the people of Switzerland, and the latter is the upper house which represent the canton and their sovereign equality is full canton 2 and each half canton has 1 seat in the Senate. The House of Representatives has tenure of 4 years, whereas the tenure of the member of Senate dependent upon the canton which they represent. In fact, the member of the upper house are not elected simultaneously. The federal parliament enjoy legislative, executive, financial and judicial power which are jointly exercised by the 2 houses. Both the houses have equal power in all spheres. In the words of C.X. Strong, the Swiss legislature, like the Swiss executive, is unique. It is the only legislature in the world, the power of whose upper house are in no way different from the house of the lower house. अगर हम स्विट्जरलैंड के सदन के बारे में बात करें तो हमें वहाँ पर 2 सदन देखने को मिलता है। अपर सदन को हम बोलते हैं सीनेट और लोअर सदन को हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको जितने भी मेंबर होते हैं लोगों के द्वारा चुना जाता है, और जितने भी सीनेट मेंबर होते हैं उनको कैंटन के द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टाइम पीरियड के बारे में बात करें, जो कि 4 साल के लिए ही चुने जाते हैं, मगर सीनेट का कैंटन के ऊपर निर्भर रहता है कैंटन कितने साल के लिए एक मेंबर को, एक व्यक्ति को सीनेट में रखना चाहता है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। द स्विस फेडरल कोर्ट इज द ओनली फेडरल कोर्ट एंड इन ए वे इट हैज़ द स्टेटस ऑफ बीइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। हाउएवर इट एंजॉय ए सेकेंडरी पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। द जज ऑफ द फेडरल कोर्ट आर इलेक्टेड बाय द फेडरल पार्लियामेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years. Thus the convention of re-electing the judge ensure a long term for the judges. तो जनरली जितने भी जजेस होते हैं बाय चीफ जस्टिस ऑफ स्विट्जरलैंड जो भी होते हैं उनको स्विस पार्लियामेंट के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि 6 साल के लिए ही चुने जाते हैं। द जजेस आर रेस्पॉन्सिबल बिफोर द फेडरल पार्लियामेंट। द फेडरल कोर्ट हैज़ बीन गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई लॉ voted by the federal parliament. It has no power to reject federal law. It submit an annual report for its working to the federal parliament. The Swiss judiciary occupy a back seat in the constitutional system. अगर हम constitutional system में देखें तो स्विस के जुडिशरी सिस्टम को हमें पीछे देखने को मिला, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सब चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट के ऊपर, स्विस पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, और अगर कोई भी लॉ स्विस के पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है तो वो उसको खारिज भी नहीं कर पाता है। तो हम इस प्रकार का काम क्या बोल सकते हैं, हम स्विट्जरलैंड का जो फेडरल कोर्ट बहुत ही वीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनका जो मुख्य तो फेडरल पार्लियामेंट के पास ही बहुत सारा अथॉरिटी है। स्विट्जरलैंड संविधान का और एक फीचर है नो जुडिशियल रिव्यू ओवर फेडरल लॉ।
The Swiss Federal Court has been given the power of judicial review only in respect of the law made by the cantonal legislature. The law passed by the federal parliament are not subject to its power of judicial review. The provision for referendum as the means of popular review over the law made by the federal parliament has been the main reason behind the denial of this power of the federal court. However, for protecting the sanctity of the federal constitution, it has been given the power to review the constitution and law of the canton and declare all such measures as the ultra vires which is found to be conflict with the Swiss constitution. In other words, the Swiss federal court has no power to determine the constitutional validity of federal law. The right to interpret the Swiss constitution belongs to the federal parliament. वैसे आर्टिकल नंबर 15 को देखें तो वहाँ पर लिखा गया है कि कन्वेंशन ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम सिंस 1848 हैज प्रोड्यूस सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन व्हिच हैज बीन रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द फेडरल गवर्नमेंट. व्हेन द प्रेसिडेंट कंप्लीट हिज टर्म ऑफ 1 year, the vice president became the president and a new vice president is elected. The practice is repeated every year. The vice chairman of the two houses of the federal parliament become the chairman in the next year. Constitutionally, both the House of Representatives and the Senate have equal power. Both by convention, the former exercise more power than the latter. Each judge of the federal court has a tenure of 6 years, but by convention he is repeated elected unopposed. The members of the federal government are also repeatedly elected as long they continue to serve well. By another convention, the canton speaking the three main languages are always given a seat each in federal government. Further, the canton of Bonn, Geneva and Vaud are always given a berth in the federal government. तो जनरली ये सारे कन्वेंशन में बहुत सारे चीज़ के बारे में, स्विस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, जो सब सिस्टम हमें स्विस के संविधान में देखने को मिलता है. अगर हम स्विस के संविधान में पहला यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया है. प्रेसिडेंट का टर्म कंप्लीट होने के बाद वो प्रेसिडेंट जो उसके नीचे होंगे वाइस प्रेसिडेंट, वो उसके पोजीशन को एक्वायर करते हैं और नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पर फिर से निर्वाचन होता है. अगर हम हाउस के बारे में बात करें तो जनरली हम बोलते हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, इक्वल सब होता है, इक्वल पावर शेयरिंग, मगर ज़्यादातर हमें सीनेट का ही बोलबाला वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है. अगर हर एक चीज़ के बारे में बात करें तो हर एक चीज़ में सीनेट का ही दबदबा वहाँ पर बरकरार और रहता है. स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है डुअल सिटीजनशिप. द सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप प्रिवेल इन द स्विट्जरलैंड. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट एवरी सिटीजन ऑफ कैंटन शैल बी द सिटीजन ऑफ स्विट्जरलैंड. द इंटेंट ए पर्सन टू एंजॉय द सिटीजनशिप ऑफ द कैंटन एज वेल एज दैट ऑफ स्विस फेडरेशन. तो स्विस के जितने भी लोग रहते हैं उनको दो प्रकार का नागरिक हासिल है, एक है कॉन्फेडरेशन का नागरिकत्व और एक है कैंटन का नागरिकत्व. कोई कोई बोलते हैं वहाँ पर 3 सिटीजनशिप भी देखने को मिलता है अगर हम वहाँ पर ऐड कर दें तो कम्युनिस्ट का भी. मगर तो नॉर्मली हम बात करें तो हम 2 प्रकार का नागरिक वहाँ पर देखने को मिलता है, एक होता है कैंटन का और एक होता है स्विस फेडरेशन का. स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है प्रोविजन रिगार्डिंग लैंग्वेज. स्विट्जरलैंड लाइक इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल स्टेट. द स्विस पीपल स्पीक जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमेंस. द 4 लैंग्वेज स्टैंड एक्सेप्टेड एज नेशनल लैंग्वेज. हाउएवर आर्टिकल 70 डिक्लेयर जर्मन, फ्रेंच एंड इटालियन एज द 3 ऑफिशियल लैंग्वेज. रोमानिस इज यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली फॉर कम्युनिकेटिंग विद द रोमान स्पीकिंग पीपल. इस स्विस कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्टेड टू लर्न एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 ऑफिशियल लैंग्वेज. द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग रोमानिस इज क्वाइट लिमिटेड एंड दैट इज वाई इट इज बीन मेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल वर्क. तो जनरली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बोला गया है किस प्रकार का भाषा स्विट्जरलैंड में हमें ज़्यादातर प्रचलित देखने को मिलता है. अगर हम उसमें से बात करें तो 3 ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से वहाँ पर लिया गया है, जैसे कि जर्मन, फ्रांच और इटालियन, और ऑफिशियल काम के लिए वहाँ पर रोमानिस भाषा यूज किया जाता है. स्विट्जरलैंड का और एक फीचर है प्रोविजन रिगार्डिंग आर्मी. तो कॉन्स्टिट्यूशन नाउ लेट डाउन दैट स्विट्जरलैंड विल हैव एन आर्मी. इट विल ऑर्गेनाइज एज मिलिशिया एंड विल हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट वॉर, डिफेंड द कंट्री, टू मेंटेन पीस, टू प्रोटेक्ट पीपल एंड टू लैंड सपोर्ट टू द सिविल अथॉरिटी इन इमरजेंसी. तो यहाँ पर उनके आर्मी के बारे में बोला गया है, आर्मी का काम क्या होना चाहिए, किस प्रकार का काम वो स्विट्जरलैंड के लोगों के लिए कर सकते हैं. जनरली वो हमारे कंट्री को डिफेंड करने में मदद करते हैं, स्विट्जरलैंड के लोगों को बचाने के लिए मदद करते हैं. द फेडरेशन हैज़ द पावर टू यूज द आर्मी. सिविल डिफेंस इज ऑल्सो ए फेडरल सब्जेक्ट. द फेडरेशन टेक ऑल डिसीजन एंड मेक लॉ रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट ऑफ आर्मी. कैंटन कैन यूज़ द ट्रूप्स फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर इन द रेस्पेक्टिव टेरिटरी. इसका मतलब यह है कि कैंटन भी चाहे तो वो अपने एरिया में अगर शांति बरकरार रखने के लिए ट्रूप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिट्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग एंड अल्टरनेटिव सर्विस. एवरी स्विस मैन इज रिक्वायर्ड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस.
वोमेन स्टैंड एग्जिम्प्टेड बट दे कैन वॉलंटरी। तो यहाँ पर बोला गया है कि स्विस के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए कंपलसरी है मिलिट्री ट्रेनिंग, 1 या 2 साल के लिए वो मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे, उसके बावजूद वो अपने जो भी जॉब सेक्टर में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोज मैन हु फेल टू डू मिलिट्री सर्विस आर रिक्वायर्ड टू डू एन अल्टरनेटिव सर्विस एज लेड एन एप्रोप्रिएट फेडरल लॉ। तो अगर वो कोई व्यक्ति मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है तो दूसरा काम उसके लिए आज अल्टरनेटिव काम दिया जाता है। इन केस मैन अंडरटेक नाइदर मिलिट्री सर्विस नॉर अल्टरनेटिव सर्विस, अगर मिलिट्री सर्विस बा अल्टरनेटिव कोई भी सर्विस वो नहीं कर पाता है तो उसको एक सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। सच ए टैक्स इज लीव बाय द फेडरेशन बट कलेक्टेड बाय द कैंटन। तो ये टैक्सेस कौन लागू करता है? फेडरेशन, मगर उसका वसूल करना किसका दायित्व है? कैंटन का दायित्व होता है। फर्दर कॉम्पेंसेशन इज पेड टू एवरी पर्सन हु सफर एनी इंजरी एंड इम्प्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलिट्री सर्विस। जो भी ये टैक्स पे करेंगे वो सब टैक्स को लोगों के हित के लिए ही यूज किया जाता है। अगर मिलिट्री कोर्स के दौरान कोई भी इंजरी क्या भी प्रॉब्लम होता है तो उस पैसा को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है परमानेंटली न्यूट्रलाइज्ड स्टेटस। स्विट्जरलैंड इज ए परमानेंटली न्यूट्रलाइज्ड स्टेट। द status has been conferred upon Switzerland by an international treaty. Switzerland has taken upon itself the decision that it shall join neither any war nor any military alliance। तो स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड एक पीस लविंग कंट्री है जो कि कोई भी वॉर को सपोर्ट नहीं करता है। वो हमेशा कहता है कि वो कोई भी मिलिट्री प्रैक्टिस व मिलिट्री अलायंस के ऊपर भरोसा नहीं करता, ना ही वॉर पर। इट रिफ्यूज टू बी ड्रॉन इन टू एनी मिलिट्री controversial security related to conference, treaty, organization and alliance। till 2002 it was not even a member of the United Nations। 2002 से पहले वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं था। इट जॉइन अ वर्ल्ड बॉडी ओनली इन 2003 में वो यूएनओ को ज्वाइन किया बट विदाउट गिविंग ऑफ इट्स परमानेंटली न्यूट्रलाइज स्टेटस। तो वो अपने न्यूट्रलाइज स्टेटस को मेंटेन रखते हुए ही वो यूएनओ के साथ समझौता किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो सब जितने भी ट्रीटी दोनों देश के भीतर में होता है, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी हो, कॉन्फ्रेंस ट्रीटी हो, वो सब ट्रीटी को वो रिजेक्ट करता है। वो अपना न्यूट्रलिटी व पीस कायम रखना चाहता है। स्विट्जरलैंड संविधान का और एक फीचर है रूल ऑफ लॉ। द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। इट्स आर्टिकल 5 स्पेसिफाई इट्स मीनिंग। लॉ इज द बेसिस ऑफ ऑल एक्टिविटी। Law alone can place limitation on all activity. State activity must be public interest and proportion. State institution and private person must act in good faith. The Federation and Canton always respect international law. Further, Article 8 of the Constitution grant to all citizens the right to equality before law. It also provides for social equality of men and women and special legal protection and for disabled and disadvantaged people। यहाँ पर जनरली हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में रूल ऑफ लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सब व्यक्ति लॉ से ही जड़ित हैं, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। Switzerland, despite being a small European state surrounded by 4 big neighbors, Germany, France, Italy, and Austria, have been successfully in becoming a strong and united nation, a developed and well-functioning political system, and a country acting as an important and active international actor। तो जनरली यहाँ पर स्विट्जरलैंड के बारे में बात करते हैं। स्विट्जरलैंड अपना टेरिटोरी किसके साथ शेयर करता है? जर्मनी, फ्रांस, इटाली एंड ऑस्ट्रिया। जैसे कि इंडिया अपना नाइबरिंग कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वैसे ही यहाँ पर स्विट्जरलैंड अपने नाइबरिंग कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। Swiss Constitution has successfully led the Swiss in the march towards the achievement of this objective। After the vote of 1848, the Swiss Constitution underwent 2 total revision, one in 1874 and second in 1909। तो अगर हम स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारे संवैधानिक प्रक्रिया किया गया है, जिस प्रक्रिया में स्विट्जरलैंड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को शामिल किया गया है जो कि स्विट्जरलैंड को एक बेहतर संविधान के रूप में उभार रहा है। The least total revision retained the traditional democratic character of Switzerland and consolidated the constitution as a truly federal constitution। It incorporated Bill of Rights and laid down the social good to be secure। तो अगर हम स्विट्जरलैंड को देखें तो बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो स्विट्जरलैंड को महानतम संविधान में से एक बनाता है, जैसे कि बिल ऑफ राइट और सोशल गोल, जो कि स्विट्जरलैंड को एक महानतम संविधान में से एक संविधान बनाता है। Scholars often describe Switzerland as a happy island in a sea of unrest। The political system of Switzerland has such features as direct democracy and plural executive, the political maturity of the Swiss and the status of permanently neutralized and the international recognized neutral state। ये सब चीज़ स्विट्जरलैंड को एक महानतम देश के रूप में उभारता है और स्विट्जरलैंड को पूरे देश में से वो एक भिन्न देश के रूप में पूरे वर्ल्ड में दर्शाता है। These have all combined to give Switzerland an honorable place in the world and its constitution enjoy a unique place in the world of constitution। तो अगर हम स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन एक महानतम संविधान में से एक है जो कि पूरे विश्व में पूरा भिन्न है, जो कि स्विट्जरलैंड को एक विशेष दर्जा पूरे विश्व में देता है, स्विट्जरलैंड को एक स्पेसिफाई बनाता है ताकि लोग स्विट्जरलैंड को देखकर बहुत कुछ सीख सकें और स्विट्जरलैंड को एक अपने उदाहरण, एक प्रेरणा की तरह ले पाएँ ताकि उनके संविधान में उस तरह चीज़ वो एडॉप्ट कर पाएँ।